हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप जो है अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। लिबरल नेशनलिज्म क्या था, कौन थे, है ना, और ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, वो हम बात करने वाले हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन देख लेते हैं क्या कह रहा है आपका एनसीईआरटी। Ideas of national unity in early 19th century यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। देखो क्या कह रहा है, आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी। अगर बात करें अर्ली 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी क्या हो गया, 1875 के करीब करीब की बातें हो रही है। अर्ली 19th सेंचुरी है ना, 19th सेंचुरी, सॉरी 1875, अर्ली 19th सेंचुरी की बातें कर रहा है ना, तो 1800 सेंचुरी, 18th सेंचुरी की बातें हो रही हैं, है ना। 18th सेंचुरी की करीब करीब बातें हो रही हैं, मतलब 1825 के करीब करीब बातें हो रही हैं, ठीक है। 1825 की करीब करीब बातें हो रही हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। आप लोगों को पता है, मैं बता दूं एक बार आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर वो 19th सेंचुरी कहते हैं तो हमें 1801 से लेके 1900 तक कंसिडर करना होता है। ये हमारे पास 19th सेंचुरी है। अगर वो 17th सेंचुरी कहते हैं तो 1601 से लेके 1700 तक हमें ये कंसिडर करना होगा। तो इस तरह, तो अर्ली 19th सेंचुरी क्या हो जाएगा, अर्ली 19th सेंचुरी 1800 से लेके 1825 के करीब ही तो होगा अर्ली 19th सेंचुरी। तो ये वाली बात है, ठीक है। तो अर्ली 19th सेंचुरी की बात करें तो यूरोप में जो है आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म जो है बहुत ज़्यादा फैल गया था। अब लिबरलिज्म क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीन्स मीनिंग फ्री। अब लिबरलिज्म जो है ये लैटिन वर्ड है, उसका मतलब फ्री होता है ना। तो पूरे यूरोप में 19th अर्ली 19th सेंचुरी तक लिबरलिज्म वर्ड जो है बहुत फेमस हो गया था और लोगों ने लिबरलिज्म जो है बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया था। और लिबरलिज्म मतलब फ्री, हमें क्या करो, फ्री करो, हमारे मार्केट्स को फ्री करो, हमें फ्री करो, हमें क्या करना चाहिए, हमें अधिकार है जो हमें जीने दो, है ना, टोटली हमें फ्रीडम चाहिए। उनके कहने का मतलब ये था। The term liberalism derived from the Latin root liber meaning free. For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all. क्या कह रहा है, फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम। जो न्यू मिडिल क्लास वाले लोग थे, ये लिबरलिज्म इनके लिए मतलब फ्रीडम था। लिबरलिज्म को सीधा सीधे फ्रीडम से क्या 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 करते थे, कनेक्ट करके देखते थे। फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, कहते थे वी वांट द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। हमें मतलब एकता के, मतलब जो इंडिविजुअल फ्रीडम होता है ना, हर एक को आज़ादी, मतलब वैसा वो लोग डिमांड करते थे। और कहते थे इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सभी लोग कानून के मतलब सामने क्या है, बराबर होने चाहिए। पॉलिटिकली उनकी बातें क्या थी, पॉलिटिकली क्या, सोशली इनकी ये बातें थी, ये लोग ये डिमांड रखते थे। पॉलिटिकली क्या कहते थे, पॉलिटिकल तौर पे, राजनीतिक तौर पे इनका क्या डिमांड था, इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। लोग कहते थे ऐसे गवर्नमेंट का मतलब फॉर्मेशन होना चाहिए जो कंसेंट के बेसिस पे चले, मतलब जो मताधिकार से बना हो, ऐसा सरकार वो लोग चाहते थे। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। कहने की बातें हैं, कह रहा है कि जैसे अब हम देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से अगर बात करें, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तब से लेकर लिबरलिज्म का मतलब ही था कि ऑटोक्रेसी को ख़त्म करना है, ऑटोक्रेसी को ख़त्म करना है, क्लैरिकल प्रिविलेजेस को ख़त्म करना है, मतलब वही प्रिविलेजेस बेसिस ऑन बर्थ। ऑटोक्रेसी मतलब जो स्वयं का रूल था वो, कॉन्स्टिट्यूशन रहना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए थ्रू पार्लियामेंट, मतलब सरकार किससे चलना चाहिए, पार्लियामेंट के थ्रू चलना चाहिए, मतलब सीधा सीधा वो लोग वोटिंग की बात करें कि वोट्स वगैरह से जो है एमपी एमएलए चुने जाने चाहिए। 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस द इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। 19th सेंचुरी के जो लिबरल्स थे उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, लोगों के अपनी भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सारा कुछ सरकार के दायरे में, राजा के दायरे में नहीं होना चाहिए। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to private owning men. कहने का मतलब है Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. अब या इक्वलिटी बिफोर लॉ के मिडिल क्लास के लोग तो बात कर रहे हैं, लेकिन सफरेज की बातें नहीं कर रहे हैं। सफरेज मतलब देखो, इक्वलिटी होना चाहिए, सभी लोग समान होंगे, लेकिन वोट देने का अधिकार सबको नहीं होना चाहिए। जैसे हमें पता है फ्रांस में जो है सोसाइटी 3 चीज़ों में बटी हुई थी, नोबेल्स में, है ना, क्लर्जिकल क्लासेस में, नोबेलिटी में, क्लर्जिकल क्लासेस में, है, नोबेल्स थे, क्लर्जी लोग थे, और फिर जो थर्ड क्लास के लोग थे जैसे फार्मर हो गए, वर्कर्स हो गए।
तो ये जो है हमारे पास मिडिल क्लास के लोग वो सफरेज की डिमांड नहीं करते थे। अब हम लोगों को पता है कि रेवोल्यूशनरीज फ्रांस में क्या हुआ था कि फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी की अगर बात करें, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू द प्रॉपर्टी ओइंग मैन। फ्रांस में भी ये डिमांड उठी थी, लेकिन जो सफरेज वहाँ पे मिला था वो किसको मिला था, फ्रांस में किसको मिला था सफरेज की अगर बात किया जाए तो प्रॉपर्टी ओविंग मैन को ही अधिकार था वोट देने का। मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है वही क्या कर सकता था, वोट दे सकता था, है ना, एमपी एमएलए मतलब राजा को चुनने में। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, मैन हो ह्यूमन हो, उसको हटा दिया गया था, वोट देने का अधिकार नहीं था और उनको राइट्स भी कुछ नहीं थे। ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। कुछ क्षणों के लिए, जैसे जब जैकोबिन क्लब्स का फॉर्मेशन हुआ था, वहाँ के लोगों ने जैकोबिन क्लब बनाया था, तो जैकोबिन क्लब ने ये मतलब हक दिलाया था लोगों को कि जो लोगों ने कुछ समय के लिए सफरेज का एंजॉय किया था, मतलब वोटिंग का अधिकार एंजॉय किया था। हाउएवर द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू द लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस वुमेन टू द स्टेटस ऑफ ए माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटीज ऑफ फादर एंड हस्बैंड। कहने का मतलब है, और जैसे ही नेपोलियनिक कोड फिर आ गया, नेपोलियनिक कोड 1804 में इंट्रोड्यूस हो गया था, जैसे आ गया वैसे क्या हुआ कि नेपोलियनिक कोड के तहत जो है उन्होंने बताया कि लड़कियों को अधिकार, विमेन को वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा, ये माइनर के स्टेटस में आएंगी क्योंकि ये अथॉरिटी है फादर और हस्बैंड की, तो इनको अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रोपर्टाइड मैन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल प्रॉपर्टी पॉलिटिकल राइट्स। अब देखो क्या हुआ, 19th सेंचुरी की बात करें, थ्रू आउट द 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी टोटल मैन एंड वुमेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, उन लोगों ने क्या किया, अपोजिशन, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया और सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया, है ना, अपोजिशन मूवमेंट चलाए इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए कि राजनीतिक तौर पर सभी को हक समान मिलना चाहिए। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capital। कहने का मतलब है इकोनॉमिक तौर पे ये लिबरलिज्म लोग क्या चाहते थे, लिबरल लोग क्या चाहते थे, है ना, स्टूड फ्रीडम चाहते थे, मार्केट में फ्रीडम चाहते थे। एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो कि स्टेट द्वारा मतलब जो स्टेट द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कैपिटल्स को, गुड्स को यहाँ से वहाँ, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक ही स्टेट में ले जाने पे बहुत सारा टैक्स लगता था, मैं बता दूं, है ना, तो वो चीज़ें जो है ख़त्म करने के लोग, जो लिबरल लोग थे, वो डिमांड करते थे कि ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन शुड बी एबोलिश्ड। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑन द ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। 19th सेंचुरी में मिडिल क्लास का यही बहुत ज़्यादा डिमांड था। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग ये सारा कुछ फ्रांस का पढ़ रहे हैं, लेकिन जर्मन स्पीकिंग रीजन का एग्जाम्पल लेते हैं कि जर्मनी में ऐसा क्या होता था, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे क्या, है ना, ये सारा चीज़ जो है, मतलब स्टेट के अंदर भी बहुत सारा कस्टम ड्यूटीज़ देना पड़ता था मर्चेंट्स लोगों को। तो ये जर्मनी के एग्जाम्पल के तहत हम समझते हैं। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ एंड कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। कहने का मतलब है पूरे जर्मनी की अगर बात करें, एक मिनट, Napoleon's administrative measures had created, Napoleon's administrative measure had created out of countless small principalities of a confederation of 39 states। अगर नेपोलियन अगर बात करें तो जैसे हमें पता है कि नेपोलियन ने क्या कर लिया था, जर्मनी पे कब्जा कर लिया था और पूरे जर्मनी में 39 कन्फेडरेशन स्टेट्स थे। कितने थे? 39 कन्फेडरेशन स्टेट्स थे। ईच ऑफ दोज पोजेस इट्स ओन करेंसी। हर एक कन्फेडरेशन, मतलब देखो अभी जैसे 39 कह रहे हैं ना, 39 कन्फेडरेशन, तो 39 राजवाड़ा हुआ करते थे, मैं ऐसे कह सकता हूं। अभी जर्मनी नाम की कोई जगह नहीं थी, जर्मनी जैसा देश कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है हमें। ईच ऑफ दिस प्रोसेस, देखो हर एक कन्फेडरेशन के पास अपनी करेंसी थी, अपना वेट एंड मेजरमेंट्स था। कहने का मतलब है अगर आप इस कन्फेडरेशन से उस कन्फेडरेशन में जाइएगा तो यहाँ पे 1 किलो होता था, लेकिन वहीं पे दूसरे कन्फेडरेशन में जाइएगा तो वो 1 किलो 800 ग्राम के बराबर हो जाता था। ए मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833, अगर 1833 अगर मर्चेंट लोग 1833 में हैम्बर्ग टू नरम्बर्ग, ये जर्मनी की जगह के नाम है, हैम्बर्ग से नरम्बर्ग अगर कोई जाता था अपने गुड को सेल करने के लिए, तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स पार करने होते थे एंड पे ए कस्टम्स ड्यूटी ऑफ 5% एंड ईच 5% ईच टू देम। मतलब 11 कस्टम बैरियर्स, मतलब 11 जगह उसको टैक्स देने होते थे और हर एक कस्टम बैरियर पे, मतलब हर जगह उसको 5% टैक्स देना होता था अपने उसके टोटल गुड्स का। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, आप लोग समझ पा रहे हैं, ये इसीलिए बहुत ज़्यादा ख़राब था और उस वक्त जो है मतलब मर्चेंट लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था।
ड्यूटीज वेर ऑफन लिवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट्स और मेजरमेंट्स ऑफ द गुड्स एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। हर रीजन के पास अपना वेट एंड मेजरमेंट था। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, और ये जो है टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन था। जैसे मैं यहाँ पे 1 क्विंटल जो है गुड्स लेके जा रहा हूँ कहीं से, वहाँ पे जाके 75 किलो हो जाए तो फिर हिसाब लगाऊंगा, ऐसा मतलब सारा चीज़ लगाना पड़ेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। अगर बात करें एग्जाम्पल लिया जाए, मेजरमेंट ऑफ क्लोथ्स की बात किया जाए तो मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो जर्मनी में जो है 39 कन्फेडरेशन स्टेट की बात किया जाए तो एलए जो है कपड़े को मेजरमेंट करने की यूनिट एलए हुआ करती थी, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, है ना। फ्रैंकफर्ट में वो एक एलए जो होता था 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ मिलते थे, लेकिन यही 1 एलए जो होता था मैंज में 55.1 सेंटीमीटर होता था। नरंगबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर होता था और फ्रीबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर होता था। तो इतना सारा घपला था, आप लोग देख पा रहे हैं। हम लोग को पता है कि 1 किलोमीटर जो है हमारे यहाँ इंडिया में 1000 मीटर के बराबर होता है। तो इंडिया के आप कहीं भी किसी भी कोने में चले जाइए इतना होगा, या इंटरनेशनल में कहीं भी चले जाइए तो इतना होगा। लेकिन वहाँ पे स्टेट मतलब स्टेट सिटी में ही अलग अलग था, मतलब मेंस में इतना था, नरंबर्ग में इतना था, फ्रेबर्ग में इतना था। तो प्रॉब्लम तो बिल्कुल आनी ही थी और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात करें सच कंडीशंस वेर व्यूड एज ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। कहने का मतलब है अब ये जो है मतलब देश के इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं था, है ना, और जो है डेवलपमेंट में ये एक रुकावट बैरियर की तरह काम करता था। और इसीलिए कमर्शियल क्लासेस के जो मिडिल क्लास लोग थे, जो कमर्शियल क्लास लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, जो कमर्शियल क्लास के लोग थे, उनको ये बात बहुत अच्छी नहीं लगती थी, है ना। और वो कहते थे कि ये मतलब जो है टेरिटरी को अलाउ करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, है ना। मूवमेंट और गुड्स को मतलब कैपिटल को अगर वन प्लेस टू अनदर मूव करना है तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी जो है इतना ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इसका डिमांड कौन कर रहा था? ये कमर्शियल क्लास के लोग कर रहे थे। इन 1834 अ कस्टम यूनियन और जॉल्वरिन। अब इसी परेशानी को देखते हुए 1834 में क्या हुआ था? इन 1834 जर्मनी में जिसको कस्टम यूनियन कहते हैं या जॉल्वरिन कहते हैं, फॉर्म्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पर्शिया। पर्शिया ने क्या किया? एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम कस्टम यूनियन है या जॉल्वरिन कह लो, है ना। एंड ज्वाइन बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। और इस जॉल्वरिन को बहुत सारे जर्मन स्टेटों ने क्या किया? ज्वाइन किया। अब ये क्या काम करने के लिए बना था? The union abolished the tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2। कहने का मतलब ये है जो ये यूनियन जो जॉल्वरिन जो ग्रुप बना था इसने क्या किया? एबोलिश टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया और जो करेंसीज थी, जो अलग अलग कन्फेडरेशंस के करेंसीज थी, मतलब 30 करेंसीज में से हटा के 30 करेंसीज में से हटा के सिर्फ 2 करेंसी को पूरे जर्मनी में रहने दिया, मतलब 39 कन्फेडरेशन में रहने दिया। जर्मनी कहना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि जर्मनी के उस वक्त जर्मनी नाम जैसा देश जैसा कुछ नहीं था। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर एस्टिमुलेटेड मोबिलिटी। और क्या हुआ? जैसे कि उन लोगों ने क्या किया? रेलवेज का फर्दर जो है मतलब कनेक्शन बढ़ाया, तो मोबिलिटी जो है मूवमेंट, गुड्स के मूवमेंट को जो है बहुत ज़्यादा आसानी मिल गई। कमर्शियल क्लास के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू द नेशन यूनिफिकेशन टू नेशनल यूनिफिकेशन, इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। अब इससे क्या हो गया था कि नेशनल यूनिफिकेशन में भी जो चीज़ें थी बहुत आसान होते नजर आ रही थी। ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। कहने का मतलब ये है अब ये सारा चीज़ जो हो रहा था तो नेशनल मतलब नेशनल यूनिफिकेशन, कहने का मतलब है देश को, जैसे पूरे 39 कन्फेडरेशन थे तो उसको पूरा मिला के एक नेशन स्टेट बनाने की डिमांड उठ रही थी, है ना। और ये जो है लोग इसके लिए सेंटिमेंट हो गए थे, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते थे कि काश 39 जो है राजवाड़े हैं उनको मिला के एक जर्मनी जैसा देश होता। तो इस चीज़ का जो है बहुत ज़्यादा डिमांड मतलब स्ट्रेंथन होने लगा था, डिमांड होने लगा था, और ये सेंटिमेंट्स भाव से लोग इसको जो चाहने लगे थे कि ऐसा ज़रूर होना चाहिए। तो पूरा ये टॉपिक हमारे पास ये था। अगला जो है जैसे कि हमारे पास क्या है, अगला टॉपिक है ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अगले वीडियो में देखेंगे, वीडियो जो है लंबा नहीं करना है ताकि आप लोग एक टॉपिक अच्छे से आराम से बैठ के सो के जैसे भी आपका इच्छा करे पढ़ सकते हैं। और मैं एक और बात बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें ताकि क्या हो जाए, हम लोग के चैनल को भी थोड़ा सा बूस्ट मिले और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ताकि मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोग को ला के दूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन। आप सब अपना ख्याल रखें।